जय हिंद दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी। सामान्य तौर पर एनसीईआरटी में एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि समझ में नहीं आता। सब लोग कहते तो हैं कि 6 से 12 तक पढ़ो, 6 से 12 तक पढ़ो। जब आप किताब पढ़ने बैठिएगा तो उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह समझ नहीं आता। हम जो है अभी आपका एनसीईआरटी का सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, आर्ट का अपने इस चैनल पे और साइंस का दूसरे चैनल पे। दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको साइंस पढ़ना होगा तो जाके वहाँ पे आप जो है सो ज्वाइन हो जाइएगा। फ़िलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और ये पहला चैप्टर जो होगा ये क्या है, इसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत। अब सवाल उठता है कि ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको ये जान ले कि आखिर में ये एनसीईआरटी में हमको मिलेगा कहाँ पर। तो सामान्य तौर पे हम जो अभी पढ़ने वाले हैं उसमें चूँकि ऐतिहासिक स्रोत की बात हो रही है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत को। अब ये ऐतिहासिक स्रोत जो है ये हमको कहाँ मिलेगा, ये ऐतिहासिक स्रोत हमको कहाँ मिलेगा। तो 6 से 12 तक के अलग अलग क्लासों में आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप गौर से देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों को कवर करेंगे। यहाँ बोल रहा है कि एनसीईआरटी जो है क्लास 6 का चैप्टर 1, उस 1 में आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। देख रहे हैं आप, ये चैप्टर 1 से है 6 क्लास के। इसी में आगे जाइएगा तो चैप्टर 8 में है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जबकि ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात की जाए तो ओल्ड एनसीईआरटी में, थोड़ा रुक जाइए, इसको समझना पड़ेगा। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 11th जो है उसका चैप्टर नंबर 1 है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है, इससे रिलेटेड जितने चैप्टर होंगे उन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। इसी में अगला अगर आप देखिएगा तो अगला क्या है आपका, अगला है आपका चैप्टर 2 में 11th के ही चैप्टर 2 में आपको मिलेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का आधुनिक लेखन। इसी में क्लास 11th में ही चैप्टर 2 जो है वह आपको क्या बताता है, तो बताता है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो वर्तमान लेखक है वो कौन है। चैप्टर 3 बताता है स्रोत के प्रकार और इतिहास का निर्माण। इसी में चैप्टर 5 बताता है भौतिक ढांचा। न्यू एनसीईआरटी की बात की जाए तो क्लास 12th में चैप्टर 2 जो है वो बताता है राजा, किसान और नगर। ठीक है, यानी ये सभी टॉपिक 6 से लेके 12 तक के वो टॉपिक हैं जिसमें हमको ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि ये कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि हम लोग 6 पढ़ेंगे, 6 में अलग जगह मिलेगा, 7th में अलग जगह मिलेगा, 8 में अलग जगह मिलेगा, ऐसा नहीं है। ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात होगी तो 6 से लेके 12 तक के ऐतिहासिक स्रोतों की बात यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में कर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग जो है सो आगे बढ़ाते हैं। बस जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा उसको आप बैठ करके नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स आप अपना बना सकते हैं। शानदार सा, जानदार सा, ज़बरदस्त सा नोट्स आपका बन जाएगा। क्योंकि सारी बातें आपको नहीं लिखनी है, बस सुन लीजिए ध्यान से। सुनना सभी बातों को है, लिखना उसी को है जिसको मैं बताऊँगा। आपका बोल रहा है सबसे पहला पॉइंट कि अतीत को जानने के लिए अतीत को अतीत को जानने की प्रवृत्ति मनुष्य में प्राचीन काल से ही रही है। इतिहास इसी रूप में सृजित हुआ है। इतिहास के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। यानी कि हिस्टोरिकल सोर्स जो है वो किसको कहते हैं,
जिससे हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है? तो किसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, किताब है, उससे हमको मिल सकता है, या किसी के द्वारा लिखा गया अभिलेख है, जैसे अशोक के बहुत सारे अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख आपको जो है समुद्रगुप्त के अभिलेख मिलते हैं, रुद्रदामन के अभिलेख मिलते हैं, उनसे भी हमको इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वह भी आपका जो है सो क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है। किसी प्रकार का आभूषण, किसी राजा का सिक्का अगर मिलता है प्राचीन काल का, तो उससे भी हमको चूंकि उस समय का इतिहास पता चलता है, तो वह भी ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर वो वस्तु जिसके द्वारा हमको प्राचीन समय के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी, वो सभी की सभी वस्तुएं जो हैं वह ऐतिहासिक स्रोत कहलाएंगी। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं, स्रोत हैं, जिनके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत में महत्वपूर्ण विविधता पाई जाती है। इस स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना है, 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशियों के विवरण। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत का मतलब हो गया कि जैसे खुदाई से हमको जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे हो गया उस समय का बर्तन हो गया, जैसे मृदभांड वगैरह आपने सुना होगा, किसी राजा महाराजा का सिक्का हो गया, किसी का अभिलेख हो गया, ये सभी जो स्रोत हैं ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगे। साहित्यिक स्रोत का मतलब हुआ जैसे कालिदास ने लिखा हुआ है, वेद लिखा गया है, इन सब से हमको जानकारी प्राप्त होती है। विदेशियों के विवरण की बात हो जाए तो इसमें हम लोग जो है सो सीयू की या फिर आपका रेहला, ये सब विदेशियों द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, या फिर आपका मेगास्थनीज का जो लिखा गया इंडिका, उनके द्वारा जो हमको जानकारी प्राप्त होती है उसको हम लोग जो है सो विदेशियों के विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास कितने सोर्स हो गए, कितने भागों में बांट सकते हैं उन्हें? 3 भागों में। कितने सोर्स हैं? तो 3। कौन कौन? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत का, यानी कि जो पहला सोर्स है उसकी बात हम लोग करते हैं। पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात हो रही है। इसमें प्राचीन भारत को जानने का सर्वाधिक सक्षम तथा विश्वसनीय साधन माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो 3 स्रोत आपने देखा है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों का विवरण, इन तीनों में अगर सबसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई साधन माना जाएगा तो वह पुरातात्विक स्रोत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं या विदेशियों के विवरण हैं, हो सकता है कि उस समय के राजा महाराजा के कारण जो है उसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया हो, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत से मिले हैं उन सब में तो बढ़ा चढ़ा के लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि शामिल किए गए हैं। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि पुरातात्विक स्रोत में किस किस चीज़ को शामिल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख को शामिल करेंगे, सिक्का को शामिल करेंगे, स्मारक होगा, भवन होगा, मूर्ति होगा और चित्रकला होगा। इन सभी को हम लोग जो है शामिल करेंगे किसके अंतर्गत? तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। यानी जो व्यक्ति पुरातात्विक अध्ययन करता है, पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन। अब प्रमुख पुरातात्विक स्रोत यानी कि अभिलेख, सिक्का, स्मारक, भवन, मूर्ति, चित्रकला जो है उसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपका जो है सो सब क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहले बात यहाँ पे बताया है सिक्का के बारे में, क्वाइंस के बारे में चर्चा यहाँ पे हुआ है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को? तो मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। प्राचीन काल में तांबे, चांदी, सोने, शीशे के सिक्के बनते थे। किस किस के सिक्के मिले हैं प्राचीन काल के? तो ध्यान रखिएगा, तांबा का सिक्का मिला है, चांदी का, सोना का और सीसा का सिक्का प्राचीन काल का हमको मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। यानी कि जो सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के हैं उनको हम लोग किस सिक्का के नाम से जानते हैं? तो उनको आहत सिक्का के नाम से हम लोग जानते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में पंचमार्क क्वाइन भी कहा जाता है। आहत सिक्का या पंचमार्क क्वाइन कहा जाता है, जो अधिकांश चांदी तथा तांबे से निर्मित थे। यानी कि जो आहत सिक्के थे उसमें अधिकांश सिक्के किसके थे? चांदी और तांबे के।
अधिकांश सिक्के चौकोर थे, ध्यान रखिएगा, केवल चौकोर सिक्के नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकांश सिक्के जो हैं वो चौकोर मिले हैं तथा कुछ वर्गाकार और गोल सिक्के भी मिले हैं। मतलब कि हमें जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो चौकोर भी मिला है, वर्गाकार भी मिला है और आपका गोल भी मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा किसका है? तो चौकोर सिक्कों का मात्रा जो है वह सबसे ज़्यादा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपको जो सिक्का मिलता है वो सभी सिक्के जो है गोल सिक्के हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा पुराने 2 रुपये के सिक्के को, तो वो में जो है आपको, या फिर 10 पैसा 20 पैसा का जब सिक्का देखिएगा तो वो सिक्के आपको जो है वर्गाकार, जो 10 पैसा का 5 पैसा का सिक्का होता था वो वर्गाकार होता था, जबकि 20 पैसा का 2 रुपये का सिक्का जो है ये आपको चौकोर टाइप में हुआ करता था। ठीक है, जबकि प्रेजेंट के सभी सिक्के आपको गोल सिक्के मिलते हैं। आहत सिक्के के प्रथम शताब्दी ईस्वी में पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों द्वारा जारी किया गया था। यानी कि अगर हम आहत सिक्के के टाइम पीरियड देखें तो वह टाइम पीरियड कब का है? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1 शताब्दी पहले। कहाँ से मिला है? तो पंजाब तथा हरियाणा के कबीलाई गणराज्यों में इसको जो है जारी किया गया था। ठीक है, जिसे अवधेय गणराज्य प्रमुख था। यानी जो पंजाब और हरियाणा का कबीलाई गणराज्य इन सिक्कों को जारी किया था, यानी कि जिनके सिक्के हमको मिले हैं वो कौन से गणराज्य थे? तो उस गणराज्य का नाम अवधेय था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या क्या ध्यान रखना है? तो सबसे प्राचीन सिक्कों को पंचमार्क कहते हैं, जो चांदी तांबा, सबसे ज़्यादा मात्रा में चांदी और तांबा के बने होते थे, लेकिन तांबा, चांदी, सोना और शीशे के सिक्के हमको मिले हैं। ठीक है, आपका जो है हमको जो आहत सिक्के मिले हैं वो आपको प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के पंजाब और हरियाणा से मिले हैं। कौन से गणराज्य के? तो याद रखना है आपको, अवधेय गणराज्य के सिक्के हैं ये। ठीक है, चलिए इसी में अगर हम आगे बात करें तो बोल रहा है क्या कि प्राचीन काल में पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। पकाई गई मिट्टी के सिक्के के सांचे, यानी कि ऐसा सांचा आप देखते होंगे, ईंट जहाँ पे बनता है वहाँ पे ईंट बनाने के लिए एक लकड़ी का सांचा बना होता है, जिसमें मिट्टी डाला जाता है, उसको पलट देते हैं, फिर जो है सो ईंट का शेप ले लेता है। उसी प्रकार से जो सिक्के बनाए जाते थे उसके बहुत अधिक मात्रा में सांचे मिले हैं। ठीक है, इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के, अर्थात ईसा आरंभिक 3 सदियों के हैं। यानी अधिकांश जो सिक्के मिले हैं वो किस काल के हैं? तो कुषाण काल के हैं, यानी कि ईस्वी पूर्व के 3री शताब्दी के सिक्के जो हैं वो सिक्कों के सांचे जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में सिक्का जारी करने का श्रेय जो है वो भी किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध सिक्के जारी करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? कुषाणों को ही जाता है। ठीक है, इसमें अगला दिया है कि प्राचीन कालीन सिक्कों की निधियां वर्तमान में कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में सुरक्षित है। यानी कि जो हमें प्राचीन काल के सिक्के मिले हैं वो सिक्के वर्तमान में अगर आपको देखने की इच्छा हो तो कहाँ के संग्रहालय में जाइएगा? तो आप जा सकते हैं कलकत्ता, आप पटना में आइए, आप जो है लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और चेन्नई के संग्रहालयों में जाकर के इन सिक्कों को आप विजिट कर सकते हैं कि आखिर उस समय के सिक्के किस प्रकार के हुआ करते थे। अगला है, प्राचीन भारत के आरंभिक सिक्कों पर जो कुछ के प्रतीक मिले हैं, यानी जो सिक्के थे उस पर कुछ के प्रतीक भी मिले हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर शासकों और देवताओं के नाम तथा तिथियों का उल्लेख मिला है। यानी जो शुरुआती सिक्के थे उस पर किसी किसी चीज़ों का प्रतीक था, जैसे आपको घोड़ा का प्रतीक, जानवरों का, पक्षियों का, फूल पौधों का प्रतीक था। लेकिन बाद के जो सिक्के हैं उसमें शासकों और देवताओं के चित्र मिले हैं तथा आपको जो है सो तिथियों के चित्र भी देखने को मिले हैं। अगला कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों को दिया जाता है। यानी सबसे पहले भारत में सोना का सिक्के किसने जारी किया था? तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानियों ने जारी किया था, जिन्होंने 2री तथा 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया था। यानी कि जो ये हिंद यूनानी शासक है जिन्होंने ये सिक्के जारी किए थे, इनका शासन सत्ता कब से कब तक था? तो 2री और 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर भारत। अगर वर्तमान टाइम में पश्चिमोत्तर भारत की बात होती है तो सीधा समझिएगा वर्तमान टाइम का पंजाब और उसके ऊपरी क्षेत्र अफगानिस्तान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र है उसको आप इंक्लूड कर लीजिएगा। अगला है, शासकों के अनुसार शासकों से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों को की श्रेणियों यानी कि व्यापारिक संघों ने भी प्राचीन काल में अपने कुछ सिक्के चलाए थे, जिससे शिल्पकारों और व्यापार की उन्नतावस्था सूचित होती है। यानी यहाँ पर कह रहा है
कि कुछ ऐसे भी श्रेणिक जो है ये कहा जाता है, व्यापारियों का जो प्रमुख होता है उसको श्रेणिक कहा जाता है। ठीक है, तो जो व्यापारी और स्वर्णकार हुआ करते थे वो राजाओं से अनुमति लेकर के अपने सिक्के चलाते थे, जिनके द्वारा वो जो है सो व्यापार वगैरह करते थे। और इससे इस बात से पता चलता है कि उस समय का व्यापार जो था वो अभी काफ़ी उन्नत अवस्था में चला गया था। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं। मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ कि मौर्य काल के बाद का जो समय है उस काल को मौर्योत्तर काल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्योत्तर काल में हम लोग किसको शामिल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा उसमें हम लोग शामिल करेंगे कण्व को, सातवाहन को, आपका जो है कुषाण हो गए, इन सभी को हम लोग मौर्योत्तर काल में शामिल करते हैं। जो विशेषतः शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के थे। यानी मौर्योत्तर काल में जो सिक्के जारी किए गए हैं वो सब किसके थे? शीशा का था, पोटीन का था, तांबा का था, कांसा का, चांदी का और सोना का था। ठीक है, पोटीन एक प्रकार का धातु होता है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। यानी अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान रखिएगा पीछे हमने बोला था कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो वो जारी किया था हिंद यूनानियों ने। सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो कुषाणों ने। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का यानी कि शुद्ध उसमें नहीं लगा हो, तो गुप्त शासकों ने। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। इससे ज्ञात होता है कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति गुप्त काल में समृद्ध थी। सिंपल सी बात है कि अगर रुपया पैसा खूब मात्रा में चल रहा है, इसका मतलब है कि व्यापार भी उन्नत अवस्था में। क्योंकि व्यापार करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लोग बॉर्डर सिस्टम इस्तेमाल करें यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदले, या फिर पैसा जो सरकार द्वारा वैलिड है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सिक्के हैं, पैसे हैं, उनके द्वारा वस्तुओं को अदला बदली करें। तो अगर आपको मुद्रा बहुत अधिक मात्रा में मिल रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा है कि व्यापार व्यवस्था भी उन्नत अवस्था में रहा होगा। इसके विपरीत गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के बाद के सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। यानी गुप्त काल के बाद का जो समय था उस समय के सिक्के बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय व्यापार शिथिल हो गया था। यानी कि व्यापार जो था वह उस चरम सीमा पर नहीं रहा जिस चरम सीमा पर आपको गुप्त के समय में रहा था। अगला कह रहा है कि सिक्कों पर राजवंशों और देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक और लेख भी अंकित हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिंपल सी बात है, आज के समय में अगर सिक्का डाला जाए, जैसे आपने देखा होगा कि जब 2000 का नोट आया था तो 2000 के नोट पर किसका चित्र था? मंगलयान का। क्या लगता है कि उस समय मंगलयान आया होगा? नहीं आया। हम लोगों ने चूंकि मंगल पे भी फतह हासिल किया था, मंगल ग्रह पर, तो उससे रिलेटेड उसके यान का चित्र हमने बना दिया। कोणार्क मंदिर का हम चित्र आज के टाइम में डालते हैं, हम लोग जो है सो लाल किला का चित्र डालते हैं। तो ये सब कब का है? पर्शियन समय का है। तो सिंपल सी बात है कि जिस समय के सॉरी जिस समय के सिक्के नोट आएंगे उस पर जो चित्र अंकित होगा वह उसी समय का चित्र अंकित होगा ना। यानी कि उस सिक्कों के आधार पर हम इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किन किन चित्रों का प्रचलन था, किस प्रकार की कलाएं, धर्म वगैरह प्रचलन में रही थी। अगला बोल रहा है अभिलेख। आपने देखा सिक्का पीछे, अब अभिलेख की बात हो रही है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको इपिग्राफी कहते हैं। जैसे सिक्कों के अध्ययन को आपने देखा था मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, उसी प्रकार से पूरा अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र या इपिग्राफी कहा जाता है। और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेखा शास्त्र और प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जिन दस्तावेजों पर प्राचीन तिथि अंकित होगा उसे हम लोग पूरा लिपि शास्त्र, एपिग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, पेलियोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि पुरातात्विक अध्ययन को हम लोग पूरा लेखा शास्त्र यानी एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो दूसरों में शेयर जरूर करिएगा। अगला है अभिलेख, मुहरों, प्रस्तर स्तंभों। यानी कि अभिलेख जो है वह हमको मुहर पर मिला है, स्तंभों माने खंभा पर मिला है, स्तूप पे मिला है,
चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, मंदिर की दीवारों पर, ईंटों पर तथा मूर्तियों पर भी देखने को मिला है। आज के समय में भी आपके घर में जो ईंट लगा होगा या फिर आपके घर पे या आसपास में जो ईंट का भट्ठी होगा, आप देखिएगा उस ईंट पर एक नाम लिखा होता है। तो एक नाम जैसे आज के समय में लिखा गया है, उसी तरह से उस समय भी ईंटों पर नाम लिखा जाता था। मूर्ति आदि यानी कि चट्टान, ताम्रपत्र, मंदिर, दीवारों आदि पर जो चीज़ें अंकित है, जो चित्र है, जो लिखा गया है, उन सब के आधार पर हम उस समय के इतिहास को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं। समग्र देश में प्रारंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे हुए प्राप्त हुए हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस कार्य में ताम्रपत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। शुरुआत के दौर के जो अभिलेख मिले हैं उसमें हम लोग को पत्थर पर लिखे हुए चित्र मिले हैं, लेकिन बाद के अभिलेखों में हमको ताम्रपत्र पे लिखे हुए अभिलेख भी देखने को मिलने लगे थे, यानी कि तांबा पर लिखा हुआ अभिलेख में हमको देखने को मिला है। पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य दक्षिण भारत में अत्यधिक प्रचलित रहा, यानी पत्थर पर अभिलेख लिखने का कार्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में दक्षिण भारत में रहा है। वहाँ के मंदिरों की दीवारों पर भी अस्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं, यानी वहाँ जो मंदिर हमको मिले हैं उन मंदिरों में या प्राचीन स्मारक जो मिले हैं वहाँ पर भी हमको भारी संख्या में अभिलेख जो है देखने को मिले हैं, यानी कि उस पर लिखे हुए चीज़ हमको देखने को मिले हैं। वर्तमान में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेखा शास्त्र के कार्यालय में संग्रहित है, यानी जैसे आपने सिक्का देखा था कि सिक्का कहाँ कहाँ है, उसी प्रकार से अगर हम अभिलेख की बात करें तो अभिलेख भी उन सब में मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर अभिलेख की बात की जाएगी तो हम मैसूर के मुख्य पुरालेखा शास्त्र के कार्यालय में हमको संग्रहित मिलेगा। ठीक है, अगला है कि अभिलेखों का प्रथम साक्ष्य 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं, जो प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा, ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर या आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्र की जो स्थानीय लैंग्वेज जिसको हम लोग मदर टंग कहते हैं ना, उसी को प्राकृत भाषा के नाम से जाना जाता है, यानी कि अपने क्षेत्र का जो भाषा होता है उसको प्राकृत भाषा में बोलते हैं। और उस समय पूरे भारत में जो प्राकृत भाषा की लिपि हुआ करती थी वह ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। यही कारण है कि अशोक के जितने भी अभिलेख भारत में मिले हैं सभी ब्राह्मी लिपि में हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उन सभी की भाषा एक नहीं है। वह अलग अलग जगह पे, कर्नाटक में जो मिले हैं वो कन्नड़ भाषा में मिले हैं, अपने उत्तरी भारत के क्षेत्र में संस्कृत भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो भाषा उनकी बदली है, यानी जिस जगह पर जिस प्रकार की भाषा थी उस भाषा में था, लेकिन सबकी जो लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। यानी अगर आपसे सवाल वर्तमान में पूछ दिया जाए कि भारत की भाषाओं की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। या फिर भारत की वर्तमान लिपियों का सबसे प्राचीन लिपि यानी वर्तमान लिपियों का उदय किस लिपि से हुआ है, तो भी ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि से उनका उदय हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगा था, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग जब अभिलेखों में हुआ है तो कब से हुआ है, तो 2री शताब्दी के अभिलेखों में हमको मिलते हैं। उसके पहले के अभिलेखों में हमको संस्कृत भाषा का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारे वैदिक ग्रंथ वेद हैं वो वेद संस्कृत भाषा में ही है, लेकिन वेद पुस्तक है, वेद अभिलेख नहीं है। ठीक है, वेद तो आपको जो है 1500-1600 ईस्वी पूर्व के आसपास ऋग्वेद हमको मिला है, तो ऋग्वेद संस्कृत भाषा में है, लेकिन वो ध्यान रखना कि अभिलेख नहीं है। अभिलेख की बात होगी तो संस्कृत भाषा अभिलेख पर कब कब मिलता है, तो 2री शताब्दी ईस्वी या उसके बाद के अभिलेखों पर हमको मिलता है। और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी तक सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगता है, यानी संस्कृत भाषा का अभिलेखों में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगता है। कब से, तो 4वीं-5वीं शताब्दी के दौर से। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी से होने लगता है, जबकि प्रादेशिक भाषा यानी स्थानीय लैंग्वेज का प्रयोग जो है वह 9वीं-10वीं शताब्दी से होना प्रारंभ हो जाता है। अगला है मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पेस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए थे। यानी मौर्य और गुप्त काल के जो अभिलेख थे उनको सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया था, तो एक पुस्तक है जिसका नाम है, ये आपका जो है सो क्या है, पुस्तक नहीं है, इसको समझिए कि पत्रिका है, कार्पेस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार। इसके पहले जो है आपको इन लिपियों के बारे में कोई जानकारी लोगों को नहीं थी, लेकिन पहली बार जो है आपको कार्पेस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके इसको प्रकाशित किया गया, यानी आम लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होना शुरू हो गया।
अगला है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा संस्कृति के लेखों को हम लोग जो है क्या कहते हैं, तो भाव चित्रात्मक लिपि के नाम से जानते हैं। यानी कि वो लोग जो है चित्र बनाते थे और चित्र से एक दूसरे की भावना समझते थे, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन वो पढ़ते होंगे। ध्यान रखिएगा, उन लोगों को पता होगा कि उन्होंने क्या लिखा है, हमको आपको नहीं पता है। कैसे कुछ बच्चों का राइटिंग इतना खराब होता है कि हम नहीं पढ़ पाते हैं क्या लिखा है, लेकिन वो बच्चा पढ़ के बता देता है कि हाँ हमने उसने क्या लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार की लिपि जो है आपको हड़प्पा काल की लिपि रही है। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिससे विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं। प्रेजेंट टाइम में आप कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट टाइम में भी आप बाएं से दाएं ही लिखते हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम, इसीलिए मैंने पीछे बताया कि प्रेजेंट टाइम की जो लिपि है, प्रेजेंट टाइम में हम लोग हिंदी में देवनागरी और इंग्लिश में रोमन लिपि का इस्तेमाल करते हैं। तो रोमन और देवनागरी दोनों बाएं से दाएं लिखे जाते हैं और आपकी ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसलिए मैंने बोला कि वर्तमान टाइम की जो लिपियां हैं उसका उदय किससे हुआ है, तो उसका जो उदय ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। खरोष्ठी लिपि का जो अभिलेख है वो भारत में नहीं, पश्चिमोत्तर प्रांत में यानी कि अफगानिस्तान वगैरह के क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत भाग के अतिरिक्त भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का प्रचार रहा है। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आपको खरोष्ठी लिपि नहीं मिला है, ये सभी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि मिला है, भारत में ब्राह्मी लिपि मिला है। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, ये संभवतः शायद रिपीट हो गया है। चलिए, पेज जो है रिपीट हो गया है, पीछे हम लोग देख लिए हैं इसको। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेखों में यूनानी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वहीं यूनानी यानी कि ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश के प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही थी। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं ईस्वी पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख से पहले के अभिलेख हम नहीं पढ़े हैं। पहली बार जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में ही सफलता पाई गई थी। उसके पहले के किसी भी अभिलेख को, शिलालेख को हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। यही बात आपको दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी। यह बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर आसीन एक अधिकारी था। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन करने वाला प्रशस्ति अभिलेख है। यानी जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का, उसमें समुद्रगुप्त के गुणों का गुणगान किया गया है, यानी उसकी बड़ाई की गई है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि गुणों का और कीर्तियों का वर्णन करने वाला अभिलेख है। यानी कि उसने कहाँ कहाँ पे युद्ध किया था, किन युद्धों को जीता था, इसके बारे में भी जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभिलेखों के प्रकार का। अभिलेख तो आपने देख लिए, लेकिन अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं उसकी बात हो रही है। भारत के प्राचीन इतिहास को समझने में 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हमारी सहायता करते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। ध्यान रखिएगा, कितने अभिलेख हैं, तो 4 अभिलेख हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला अभिलेख जो है यह बताता है अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेश एवं निर्णयों की सूचना देने वाला अभिलेख। यानी एक ऐसा अभिलेख जो आम जनता के लिए जारी किया जाता हो। ठीक है, वैसे अभिलेख पहला अभिलेख हो गया। दूसरे अभिलेख की बात की जाए तो दूसरा है आपका जो है अनुष्ठानिक अभिलेख, यानी जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव इत्यादि संप्रदायों के अनुयायियों द्वारा भक्ति भाव में स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों तथा प्रतिमाओं पर अंकित था। यानी दूसरा अभिलेख जो था वो, पहला अभिलेख क्या हो गया, तो आम जनता के लिए जारी किया गया एडवाइजरी। ठीक है, पहला अभिलेख। दूसरा अभिलेख है आपका अनुष्ठानिक अभिलेख, यानी कि धर्म से संबंधित जानकारी मिलता है। तीसरा अभिलेख राजा तथा विजेताओं के गुणों तथा कीर्तियों का वर्णन करने वाला प्रशस्तियों को अभिलेखों के रूप में उत्कीर्णित किया गया है। जैसे आपने प्रयाग प्रशस्ति लेख देखा, वो क्या था, राजा के गुणों और कीर्तियों का वर्णन करने वाला अभिलेख। और चौथे अभिलेख की बात की जाए तो चौथा अभिलेख किसको कहते हैं, तो दान पात्र, शिल्पियों तथा व्यापारियों द्वारा धर्म तीर्थ कार्यों को संपादित करने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, शासकों तथा सामंतों द्वारा किए गए भूदान के अभिलेख अधिक महत्वपूर्ण हैं। इससे प्राचीन भारत की भू व्यवस्था तथा प्रशासन के विषय में भी सूचनाएं प्राप्त होती है। आप देखते होंगे आपके यहाँ जब दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो आप देखिएगा कि दुर्गा पूजा में एक ऐसा भी पोर्शन होता है जहाँ पे
किन लोगों ने कितना रुपया चंदा दिया है वो लिखा रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार के से जो है उस समय जो अभिलेख हमको मिलते थे उससे भी हमको उनके स्थिति कल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती थी। इस कहानी को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। साहित्यिक स्रोत को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो डालेंगे तो आपको भी दिक्कत हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। ध्यान रखिएगा, चैप्टर पहला ही होगा, पार्ट दूसरा होगा आपका एनसीईआरटी का। इसमें जो पॉइंट्स मैंने कवर किया है ध्यान से अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, और यही सब पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में भी आपको आते हैं। चलिए, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।